इजराइल की सेना ने जमीन से ईरान के ऊपर हमले किए और आसमान में उड़कर भी बहुत सारे हमले ईरान के ऊपर किए, लेकिन इजराइल की सेना ईरान को काबू नहीं कर पाई। इजराइल की सेना ने सारे हथकंडे अपना लिए, बंकर बस्टर बम और बड़ी बड़ी मिसाइलें ईरान के ऊपर छोड़ी, लेकिन ईरान को झुका नहीं पाए। इजराइल अब सैटेलाइट से ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इजराइल यहां पर भी नाकाम होगा। दरअसल इजराइल का जो रक्षा मंत्री है काट्ज, उसने ऑफिशियली इस बात का ऐलान किया है कि इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जो अंतरिक्ष से लेजर हथियार के जरिए हमले करेगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, बहुत आसान लफ्जों में सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इजराइल ईरान के ऊपर जो हमले करता है या किसी और देश के ऊपर, गाजा के ऊपर, लेबनान के ऊपर जो हमले करता है, वो ज्यादातर लड़ाकू विमानों के जरिए करता है। बाकी सामने से कोई हमला आ रहा होता है तो उसको बचाने के लिए इजराइल के पास एरो 1, एरो 2 और सबसे बड़ा आयरन डोम, जिसको बहुत बड़ी ताकत इजराइल अपनी मानता था, इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। साथ ही साथ अमेरिका के भी कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को बचाने के लिए मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। इजराइल ने कई लेयर के डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी ईरान की मिसाइलें तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इजराइल के अंदर जाकर गिरती हैं। सारी चीजें आप लोगों ने देखी हैं। इन तमाम चीजों के अलावा इजराइल के पास एक और हथियार है जिसको लेजर हथियार कहते हैं। इजराइल के पास जो लेजर हथियार है उसका नाम है आयरन बीम। इस आयरन बीम से एक तरह की रोशनी निकलती है। आपने भी शायद बचपन में उस छोटी वाली टॉर्च से खेला होगा। एक छोटी सी बटन वाली टॉर्च होती थी, हम बटन दबाते थे, दूर तक रोशनी जाती थी। इस आयरन बीम का काम भी ऐसा ही है। इसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी हुई है कि सामने से अगर कोई चीज आ रही होती है तो तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में सामने से आने वाले हमले को ये आयरन बीम डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद फिर टारगेट को लॉक करके अपनी लाइट उसी टारगेट की तरफ छोड़ देता है। अब इस आयरन बीम से जो लाइट निकलती है वो कोई नॉर्मल लाइट नहीं होती है, बल्कि इस लाइट में बहुत ज्यादा आग होती है। इस लेजर लाइट में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि सामने से अगर कोई ड्रोन आ रहा है या कोई विमान आ रहा है, अगर ये लेजर लाइट उस पर पड़ जाती है तो उसको चंद मिनटों में पिघला देती है। अभी जंग के दौरान ईरान जो इजराइल के ऊपर ड्रोन से हमले कर रहा था, बहुत सारे ड्रोन को इजराइल ने इसी आयरन बीम के जरिए मारा है। ये लाइट जब ड्रोन के ऊपर पड़ती है जाकर तो ड्रोन को पूरी तरह से पिघला देती है। इजराइल के इस आयरन बीम की सबसे खास बात यह है कि इसको चलाने में ज्यादा खर्च नहीं आता है। एक बार जो लाइट निकलती है, उस एक बार की लाइट निकलने में तकरीबन $4 का खर्च आता है। जी हां, सिर्फ $4 का खर्च आता है और बड़े से बड़े ड्रोन को यह लेजर हथियार मार सकता है। इस लेजर हथियार के जरिए इजराइल ने ईरान के बहुत सारे ड्रोन मारे भी हैं। हालांकि इसका असर ईरान की मिसाइलों पर नहीं होगा। ईरान की मिसाइलें तो बड़े बड़े थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम जैसी चीजों से नहीं रुक रही हैं। छोटे मोटे जो बहुत कम पावर के ड्रोन ईरान इजराइल की तरफ भेजता था, उनको यह आराम से मार देता था, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो सिर्फ 10 किलोमीटर की है। तो इस तरह से काम करता है ये लेजर हथियार। एक लाइट निकलती है जो काफी गर्म होती है, सामने किसी चीज पर पड़ती है तो उसको पिघला देती है। बस इसका इतना सा काम है। ना कोई शोर शराबा होता है, ना कोई ब्लास्ट होता है, बस एक लेजर लाइट जाती है और अपना काम तमाम कर देती है। अगर देखा जाए तो काफी ताकतवर हथियार है, लेकिन ईरान की मिसाइलों के सामने सारी ताकत धरी की धरी रह गई। फिलहाल अब बड़ी खबर यह है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि जिस तरह से इजराइल के पास जमीन पर लेजर हथियार है, उसी तरह से स्पेस में हम एक लेजर हथियार डेवलप कर रहे हैं। इसने कहा कि हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट के जरिए इस लेजर हथियार का इस्तेमाल करके किसी के ऊपर भी हमला कर सकेंगे। मतलब सीधी बात यह है कि इजराइल के पास जो लेजर हथियार इस वक्त जमीन पर है, इसी तरह का एक लेजर हथियार इजराइल स्पेस में रखना चाहता है और सैटेलाइट के जरिए उस लेजर हथियार से दुनिया के किसी भी देश पर हमला करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, इजराइल का यह सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि लेजर हथियार को तकरीबन 400-500 किलोमीटर ऊपर से चलाकर जमीन पर उसकी लाइट भेजना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लेजर हथियार को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली चाहिए होती है। जमीन पर तो बड़े बड़े जनरेटर इजराइल ने अपने आयरन बीम को चलाने के लिए लगा रखे हैं, लेकिन स्पेस में इतनी बिजली इजराइल कहां से लाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद इन बातों की चर्चा हो रही है कि इजराइल स्पेस में इतनी बिजली कहां से लाएगा कि वहां से लेजर हथियार की लाइट जमीन पर ला सके। अरे सैटेलाइट कितने भी नीचे होगा, फिर भी 400-500 किलोमीटर ऊपर होगा। अब जमीन से 500 किलोमीटर ऊपर से एक लाइट को जमीन पर लेकर आना, वो भी टारगेट पर सेट करना, इतना आसान नहीं होगा। लेजर हथियार का इस्तेमाल करने के लिए सामने का जो एरिया है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, टारगेट सामने नजर आना चाहिए, तभी लेजर हथियार ठीक से काम करता है।
500 किलोमीटर ऊपर से जब नीचे लाइट आएगी तो बीच में बादल भी होंगे, कोहरा भी होगा, बारिश भी होगी। इन तमाम चीजों में इजराइल का यह लेजर हथियार सरवाइव नहीं कर पाएगा। इजराइल बड़े बड़े सपने तो देख रहा है और इस तरह की बातें बोलकर दुनिया के देशों को डराने की कोशिश तो कर रहा है और यह भी कह रहा है कि दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो अंतरिक्ष से हमले कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक कि कोई भी देश स्पेस में कोई भी हथियार नहीं रख सकता। स्पेस में सैटेलाइट के जरिए किसी तरह के हथियार से जमीन पर कोई भी देश हमला नहीं कर सकता। अंतरराष्ट्रीय कानून का यह उल्लंघन होगा अगर इजराइल ऐसा करता है। लेकिन इजराइल का रक्षा मंत्री बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए कह रहा है कि हम इस पर काम कर रहे हैं और काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें दुनिया की टॉप 3 मिलिट्री में आना है। कोई आम आदमी कहता तो इसकी बात को इतना सीरियस ना लिया जाता, बेन गबीर जैसा नेता कहता सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन एक रक्षा मंत्री किसी देश का यह बात कह रहा है, इसीलिए दुनिया में इस बात की चर्चा है। क्या वाकई में इजराइल लेजर हथियार का इस्तेमाल सैटेलाइट से करेगा? सपना अच्छा है लेकिन शायद इजराइल का यह सपना पूरा हो नहीं पाएगा। अब लोग कहेंगे आप क्या जानते हो इजराइल के बारे में, टेक्नोलॉजी में कितना आगे है इजराइल। अरे कितना भी आगे हो, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो इतना आसान नहीं है इजराइल के लिए लेजर हथियार का स्पेस से इस्तेमाल करना। इसी तरह से इजराइल ने अपने आयरन डोम का भी प्रचार दुनिया भर में किया था। पूरी दुनिया को डरा कर रखा हुआ था कि हमारा आयरन डोम इतना खतरनाक है कि दूसरे देश की चिड़िया भी अगर इजराइल के अंदर आती है ना, उसको भी आयरन डोम रोक लेता है। लेकिन इस जंग के दौरान पूरी दुनिया ने देख लिया कि ईरान की जब मिसाइलें इजराइल की तरफ आई हैं तो ना तो आयरन डोम रोक पाया और ना ही अमेरिका का थार्ड रोक पाया। इस जंग के दौरान अगर अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद ना होता तो इजराइल का और भी बुरा हाल होता। आयरन डोम किस कोने में पड़ा था खुद इजराइल को भी नहीं पता है। सबसे बुरी परफॉर्मेंस इस जंग के दौरान किसी एयर डिफेंस सिस्टम की रही है तो वो था आयरन डोम। अरे आयरन डोम की बैटरी पर तो हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट दागे हैं। कई सारे आयरन डोम को तो हिजबुल्लाह के रॉकेटों ने तबाह कर दिया। जो आयरन डोम अपने आप को नहीं बचा पा रहा था वो इजराइलियों को कैसे बचाता। फिलहाल अब इजराइल की सेना अपने आयरन डोम को अपग्रेड कर रही है। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान ने हमारी तरफ जो मिसाइलें छोड़ी थी, जिन मिसाइलों को आयरन डोम रोकने में नाकाम रहा, आखिर वो नाकाम क्यों रहा, क्या कमियां रहीं, उन सारी चीजों को हमने देखा और हम उन्हीं सारी कमियों को दूर करने के लिए आयरन डोम को अपग्रेड कर रहे हैं। फिलहाल दुनिया जानती है कि अमेरिका के बिना इजराइल कुछ नहीं है। इस जंग के दौरान भी अमेरिका ने ही इजराइल को बचाया है। यह चीज नेतन्याहू को शायद अच्छी नहीं लगती है कि पूरी दुनिया में अब यह बात फैल चुकी है कि नेतन्याहू अकेले कुछ नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप अगर साथ छोड़ दे तो इजराइल कहीं का नहीं रहेगा। अब इन्हीं सारी चीजों को दूर करने के लिए नेतन्याहू कह रहा है, पहले भी कहा था कि हमें अपने देश के अंदर ही हथियार बनाने होंगे, अमेरिका के हथियारों पर अब डिपेंड नहीं रहना होगा। इसने कल भी कहा कि मैं अमेरिका की मदद बंद करना चाहता हूं। अमेरिका हमारी जो मदद करता है वो हमें सरकारी सहायता जैसी लगती है, मुझे अब ये नहीं चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था अब ना तो छोटी है और ना ही बहुत बड़ी, बल्कि मीडियम आकार की है। अमेरिका से मिलने वाली जीडीपी के एक छोटे से हिस्से के बिना भी हम अपना खर्च उठा सकते हैं। नेतन्याहू अब दुनिया की नजर में ऐसा बनना चाह रहा है कि हम खुद अपने आप को ताकतवर बनाएंगे, हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका इनका साथ छोड़कर चला जाता है तो ईरान इनका क्या हाल करेगा ये खुद भी नहीं जानते। फिलहाल इजराइल अपने आप को मजबूत करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन शायद ईरान को झुका नहीं पाएगा। अमेरिका ईरान की बात कर लेते हैं। समझौते के बाद क्या कुछ हुआ, सारी चीजें आपको मालूम है। कतर के अंदर बैठक होना थी लेकिन बैठक नहीं हो पाई। अब खबर आ रही है कि ईरान के अधिकारी भी कतर पहुंच चुके हैं और अमेरिका के भी पहुंच चुके हैं, लेकिन बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। ईरान के डेलीगेशन का कहना है कि हम कतर आए तो हैं लेकिन अमेरिका के अधिकारियों से बात करने नहीं आए हैं। हमारा जो पैसा फ्रीज कर रखा है उस पैसे को कैसे रिलीज करेगा कतर, इस बारे में बातचीत करने आए हैं। हम अमेरिका से स्टेट ऑफ हॉर्मुज या किसी समझौते को लेकर बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत तभी शुरू होगी जब हमारा आधा पैसा रिलीज किया जाएगा। $100 अरब से ज्यादा पैसा ईरान का फ्रीज कर रखा है। ईरान का कहना है कि पहले आधा पैसा रिलीज करो, उसके बाद ही बातचीत होगी। फिलहाल मामला अभी भी वैसा ही अटका हुआ है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।